नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। आई एम वीरेंद्र कुमार वर्मा एंड मैं शुरू करने जा रहा हूँ नीट की बायोलॉजी का सिलेबस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं नीट के सिलेबस पे। यह है नीट का सिलेबस। नीट का सिलेबस नीट एग्ज़ाम के नाम से होता है, जिसका नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये एनटीए एक संस्था है वो कराती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हर साल इसका एग्ज़ाम कराती है, प्रतिवर्ष इसका एग्ज़ाम होता है। 12th पास आउट बच्चे होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अच्छा, जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक क्लास 11th एंड 12 पे बेस्ड है। चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, वो सिलेबस इस बुक के हिसाब से ही तैयार किया गया है। बस नीट क्वालिफाई करने के लिए हमें असल में जो सिलेबस दिया हुआ है उसका मास्टर बनना होता है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसके सिलेबस पे। ये है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो सिलेबस है वो टू द पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कराएंगे और ये उपयोगी होगा जो क्लास 11th में बच्चे हैं, जो क्लास 12th में बच्चे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। मेन टारगेट हमारा यही रहेगा जो आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में हम आप तक ये ट्रांसफ़र कर सकें और पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें। तो देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर पढ़ने हैं हमें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का। यूनिट थर्ड में पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें एक चैप्टर रहेगा, 2-3, इसमें कुल 3 चैप्टर रहेंगे। इसके बाद हमारी यूनिट आएगी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जो भी 3-4 चैप्टर है वो पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद फिर आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में करीब 7 चैप्टर हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आता है क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 में जो 6वीं यूनिट है वो रिप्रोडक्शन पे आधारित है। रिप्रोडक्शन के बाद इसमें भी 3-4 चैप्टर होंगे। रिप्रोडक्शन के बाद 7वीं जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 8। यूनिट 8 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। इसमें भी 1, 2, 3, इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद 9वीं जो यूनिट आएगी वो आएगी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 10वीं और अंतिम यूनिट जो रहेगी वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो अब शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, जो आधारित है एनसीईआरटी बुक क्लास 11th के, जो हम कंप्लीट कराएंगे नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं अब। यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये सब यूनिट फर्स्ट के टॉपिक हैं, जैसे व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आएगा, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स आएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके कुछ टूल्स होते हैं कि जो टैक्सोनॉमी के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा एनिमल है, प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है वो असल में किस स्पीसीज में आता है, किस जीनस में आता है, किस फैमिली में आता है, और ऐसे ही किस क्लास में आता है या फाइलम में आता है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर व्हाट इज लिविंग। ये है व्हाट इज लिविंग। स्लाइड आप बहुत बड़ी बड़ी देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूं आपको, और मैं एक स्टोरी की तरह बायोलॉजी को डिस्क्राइब करूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और बीच बीच में वो पॉइंट बताता रहूंगा मैं कि कहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं। मैं अगेन बता देता हूं आपको, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार वर्मा और मैं कहां से आया हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको स्लाइड के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग
का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहा है। इसके लिए जो ह्यूमन का नेचर है वो हमेशा से रिसर्चर टाइप का रहा है, यानी वो खोज ही रहा है, हमेशा खोज करता रहा है। तो उसने सबसे पहले देखा लिविंग और नॉन लिविंग को, वो पहचानने लगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में अराइज हुआ कि जो लाइफ है उसका एम क्या है। तो हम जो पहला वाला क्वेश्चन है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो साइकोलॉजिकली है, वो बायोलॉजिकली बेस्ड नहीं है, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। जैसे लिविंग में जानते हैं ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उनमें सेंसिटिविटी होती है। नॉन लिविंग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन बायोलॉजिकली हम ये देखेंगे कि जैसे हम अगर ऑब्जर्व करें तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी होती है, और लिविंग में इसमें दोनों तरह से होती है, इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। और देख लेते हैं, एक बार स्लाइड पर नजर डाल लेते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ और फीचर इसमें ऐड होते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म शामिल होता है, इंटरेक्शन शामिल होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन शामिल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन के जो बॉडी है वो सेल, और सेल से मिलके फिर टिश्यू, टिश्यू से मिलके फिर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो हम सब जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब देख लेते हैं इसको, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अच्छा, अब ग्रो या ग्रोथ, इनको दो टर्म से हम डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी की साइज बढ़ रही हो, मास बढ़ रहा हो, तो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। और अगर कोई नंबर में बढ़ रहा हो, यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनको आप जब नंबरिंग चेक करेंगे कि वो नंबर में बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो वो भी ग्रोथ कहलाएगी। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये दो कैरेक्टर हैं, या तो नंबर में बढ़े या तो उसका मास बढ़े। अच्छा, प्लांट में क्या होता है और एनिमल्स में क्या होता है? प्लांट में क्या होता है कि ग्रोथ जीवन भर होती रहती है, हमेशा ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एनिमल में एक समय होता है ग्रोथ होने का, यानी सेल डिवीजन का एक ग्रोथ होता है, उसके बाद सेल डिवीजन रुक जाती है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है एनिमल में, तो उसकी जगह दूसरा टिश्यू आ जाता है, उस समय वहां सेल डिवीजन होता है। लेकिन जीवन भर सेल डिवीजन नहीं होता है एनिमल में। लेकिन प्लांट के केस में कुछ, जैसे प्लांट की टिप जो होती है उसमें हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अब हमने प्लांट का भी बता दिया और एनिमल का बता दिया कि एनिमल में जो है एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में जीवन भर ग्रोथ होती रहती है। लेकिन नॉन लिविंग के केस में क्या है, नॉन लिविंग भी हम कह सकते हैं कि उनमें भी ग्रोथ होती है। कैसे? उनमें डिपोजिशन होता है। असल में बाहर से कुछ पदार्थ आके उसमें जुड़ जाते हैं, जिससे उनका मास भी बढ़ जाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है। तो एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर कहीं ऑप्शन में आया ग्रोथ क्या एक्चुअल में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर दिए रहेंगे, तो हम ग्रोथ पे टिक नहीं करेंगे। हाँ, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन एक दूसरा कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन नॉन लिविंग में ये नहीं होता है। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअली होता है। अब जो सेक्सुअली होता है वो सेम प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप अपने आगे जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो उनमें देते हैं। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है
उन्हें हम जल्दी आंखों से देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे जब फंजाई और एल्गी हो गया और प्रोटोनीमा ऑफ मासेस हो गया, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी कि ये प्रोटोनीमा ऑफ मासेस एक ब्रायोफाइटा है, ये जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए मास को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी तरह फंजाई और फिलामेंटस के केस में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म यीस्ट और हाइड्रा होता है, इनमें होती है बडिंग, यानी कि कोई पूरा ऑर्गन है इनका और छोटा सा एक बड निकल आता है, इस तरह का बड, और ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, और ये बड अलग हो जाता है और ये बड एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य हमें बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, और वो लिविंग के कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं जो हमें बताते हैं बायोलॉजिकली कि वो लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। अमीबा में एक्चुअली बाइनरी फिजन होता है। अमीबा अगर इस तरह का कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है अमीबा और न्यूक्लियस है कोई, तो जब इसे रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये एसेक्सुअली करेगा और बीच में इसका ये पार्ट है ये टूट जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर, दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही पार्ट अमीबा को जन्म देंगे, आगे चल के यंग अमीबा बनेगा इनसे। अब रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, और ये लिविंग का कैरेक्टर होता है, लेकिन इंक्रीज इन नंबर तो होता ही है रिप्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं लेकिन वो जीवित हैं, वो लाइव हैं, जैसे कि म्यूल्स जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। म्यूल्स यानी खच्चर, ये अपनी जैसी संतति पैदा नहीं कर सकता। और जो स्टेराइल वर्कर्स बीज होते हैं, यानी कि जो हनी का छत्ता होता है उसमें कुछ बीज ऐसी भी होती हैं, मधुमक्खियां ऐसी भी होती हैं जिनका काम केवल काम करना होता है एज ए वर्कर की तरह, और वो अपनी संतति पैदा नहीं कर सकती हैं, वो भी स्टेराइल होती हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी संतति पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? उसके रिस्पेक्ट में ये है कि भैया म्यूल्स, खच्चर और वर्कर बीज या ह्यूमन बींग्स जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वो भी तो लिविंग हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इस कैरेक्टर को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं लेते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है हैवियर मॉलिक्यूल्स से लोएस्ट मॉलिक्यूल या सिंपलर मॉलिक्यूल का बनना। जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल बताता हूँ। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 H2O फोटोसिंथेसिस, और लाइट ऑफ सन का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। और दूसरा कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है पाइरुविक एसिड में टूटता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है ऑल लिविंग बींग्स का। ये देख लीजिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट दीज रिएक्शंस आर लिविंग, हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इन द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होती हैं वो एक्चुअल में लिविंग रिएक्शन होती हैं, और जो भी इस तरह की लिविंग रिएक्शंस करते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। The most obvious and technically complicated features of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment.
सबसे जो बेटर कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को सेंसिटिविटी से पहचान लेता है और वो एनवायरनमेंट स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होता है। वो यानी कि रिस्पॉन्स देता है जब भी कोई उसके अगेंस्ट या उसके आसपास कोई एक्टिविटी होती है, तब चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अनदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन में एक खास तरह की कॉन्शियसनेस होती है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और अदर ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस जब कोई हम स्टिमुलाई देते हैं तब वो शो करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो, और वो डिनोट करता है कि उसके एनवायरनमेंट में अगर कोई स्टिमुलाई देता है तब भी और अगर नहीं देता है तब भी उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे जो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और वो यदि कोमा में चले जाते हैं तो ना ही उनकी किडनी काम करती है और ना ही वो कोई फंक्शन शो करते हैं और ना ही उनमें कॉन्शियसनेस होती है, फिर भी हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। क्योंकि जो बॉडी बनी होती है वो बनी होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कि जो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनल बनते हैं और ऑर्गेनल से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसलिए हम उनको लिविंग कहते हैं, क्योंकि उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना हुआ रहता है, यानी कि उनमें टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होता है और ऑर्गन भी होता है। जो सेल्स होते हैं या जो ऑर्गन होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है और ढेर सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। इसी इंटरेक्शंस की वजह से ये एक अदर प्रॉपर्टी होती है लिविंग बीइंग्स की कि जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें इन ऑर्गन्स में या टिश्यू सिस्टम में जो है इंटरेक्शंस होता है और आपस में ये सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एक्टिविटी करते हैं। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। ये हायरार्ची चलती रहती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अभी तक हमने पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह के क्वेश्चन, जो मैंने स्टोरी बताई उसी स्टोरी में से किस तरह के क्वेश्चन निकल के आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। विच टू ऑफ द ब्लो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी हैं मैंने बताया था आपको, या तो इंक्रीज इन मास हो या इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअलिटी हो, ये दोनों ही ग्रोथ में आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो मैंने स्टोरी बताई उसी में से आधारित है ये। अब ये स्पेशली पूछ रहे हैं कि भैया प्लेनेरिया, फंजाई, यीस्ट और अमीबा में किस किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कॉलम फर्स्ट में दिया है एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म और कॉलम सेकंड में दे रखा है कि वो किस तरह के मोड से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमीबा देखते हैं। अमीबा है, ये होता है बाइनरी फिशन। अमीबा यानी कि बीच से टूट जाता है, उसका न्यूक्लियस भी बीच से टूट जाता है और वो दो पार्टों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। यानी अमीबा हो गया बाइनरी फिशन, यानी डी का ऑप्शन हो गया ए 1। अब बात करते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का होगा ट्रू रीजेनरेशन, यानी ए का होगा 4th। खास बात क्या है प्लेनेरिया की, क्यों कह रहे हैं ट्रू रीजेनरेशन, क्योंकि प्लेनेरिया में एक खास बात होती है, इसका कोई भी बॉडी पार्ट टूटेगा तो ये नए प्लेनेरिया को जन्म देगा, इसलिए इसे कहते हैं ट्रू रीजेनरेशन। ठीक है, अब बचे दो, फंजाई और ईस्ट। फंजाई करता है एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, यानी फंजाई में जब ऐसी कंडीशन आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी नंबर बढ़ाने हैं ऐसे, तो इसका पूरा जो मटेरियल है
जो लिविंग मटेरियल है, जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं हम लोग, वो छोटे छोटे स्पोर्स में बट जाता है और फिर स्पोर्स में बट जाता है। तो ये सारे स्पोर्स बाद में एक नए फंजाई को जन्म देते हैं। ठीक है, यीस्ट में होती है बडिंग। अब इस हिसाब से देख लेते हैं इसका ए का 4 बिल्कुल सही। 4 में कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 4 हो गया। बी में 2 चीज़ें होती हैं, बी में 2 और 5। बी में बडिंग भी होती है फंजाई में और फ्रेगमेंटेशन भी होता है, 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्लियर कर सकते हैं। एक बार आप लोग भी देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, द स्टेटमेंट नथिंग लाइफ फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूअस इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रिप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी जीवित नहीं रहता है लेकिन लाइफ चलती रहती है। ये किस प्रोसेस के थ्रू कहा गया है? ये कहा गया है रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन कौन मल्टीप्लाई करता है? सबसे पहले अर्थवॉर्म आ गया, इसको छोड़ ही देंगे ऑप्शन, क्योंकि अर्थवॉर्म नहीं करता इस तरह से। अर्थवॉर्म फिर आ गया। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया, इस पर भी हम थोड़ा नज़र डालेंगे। अमीबा करता है बाइनरी फिशन से, हाइड्रा में बडिंग होती है और बैक्टीरिया भी इस मोड से नहीं करता है, दूसरे मोड से करता है। इसमें जो ऑप्शन होगा वो है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मासिस। ये होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंट, इनकी बॉडी टूट जाती है और टूटने के बाद जो फ्रेगमेंट बनते हैं वो जो है हर एक फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। चलो अब पढ़ते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा स्टोरी बता देते हैं आपको। स्टोरी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से रिलेट होते हैं। जैसे डॉग एक अलग स्पीसीज है, कैट एक अलग स्पीसीज है, ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है, हाथी एक अलग स्पीसीज है, घोड़ा एक अलग स्पीसीज है। इस तरह जब हम बहुत क्रिटिकली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं लेकिन वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और वो इस तरह के बल्क ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके एक बायोडाइवर्सिटी जनरेट करते हैं। अगर हम एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी लेते हैं, इस पे स्टडी करते हैं तो ढेर सारे स्पीसीज हमको मिल जाएंगे जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे या जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब वर्ल्ड में जो स्पीसीज रहती हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम बहुत ज़रूरी है जो कि हर जगह उसी नाम से वो बुलाए जाएं और उसी नाम से उन्हें पहचाना जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। इस काम के लिए 2 इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट का नाम है ICBN और दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम है ICZN। ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल्स के लिए और दूसरा प्लांट के लिए। ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, वो एक ही नाम से बुलाए जाएं और उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो। आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? हमारे एनवायरनमेंट में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जब स्पीसीज होती हैं तो हर एक स्पीसीज का अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति स्टडी करता रहेगा तो इसी में लगा रहेगा, उसका जीवन पूरा चला जाएगा इसमें, और पूरे जो स्पीसीज हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, सबकी स्टडी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन सब का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में अगर हम एक टैक्सॉन, एक टैक्सा या एक स्पीसीज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो पूरी पढ़ लेते हैं तो बाकी जितने भी स्पीसीज उस कैटेगरी में आते हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक की जानकारी हमको हो जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर
कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आसान हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर नोइंग द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली, हम करेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म को। इट हेल्प्स टू नो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन के बाद फिर इसी में एवोल्यूशनरी स्टडी भी हम लोग करते हैं ताकि उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है वो हमें मालूम चल जाए। टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है ये भी हमें मालूम चलता है इससे। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजियंस, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजियंस में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हमें इससे पता चलता है। अब देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और लास्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें लेना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई करने के बाद ही फिर उसमें हम कुछ करेंगे, चाहे क्लासिफिकेशन करेंगे, चाहे उसके प्रॉपर्टी जो है और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहला टर्म होगा आइडेंटिफिकेशन। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कार्ल रूज एक साइंटिस्ट हुए हैं और उनके कॉलेज में पढ़ने वाले, इन्होंने क्या किया 3 डोमेन सिस्टम को लाए 1990 में, which separates cellular life form into archaea, bacteria and eukaryotic domains। यूकैरिया में हम पढ़ेंगे जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में नेचुरल बैक्टीरिया और आर्किया में जो नेचुरल बैक्टीरिया नहीं है या जो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज नहीं रखता है लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पढ़ेंगे आर्किया में। यूकैरिया डोमेन, यूकैरिया इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस एज डिफाइंड बाय द ग्रीक वर्ड EU एंड कैरियन विच मीन्स ट्रू एंड न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं यूकैरियन, जिसमें प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमलिया आते हैं। प्रोटिस्टा में एक्चुअली में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है आर्किया। Archaea have some traits of bacteria and some characteristic of eukaryotes and some unique properties which is consistent with their status as the third form of life। आर्किया में दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, जैसे कुछ यूकैरिया के कैरेक्टर होते हैं यानी यूकैरियोटिक के, और कुछ बैक्टीरिया के कैरेक्टर होते हैं और कुछ इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं आर्किया। जैसे मीथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आर्किया में आते हैं। हेलोफाइल्स जो साल्ट लविंग होते हैं, वेरियस ड्रास्टिक कंडीशन जहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं हेलोफाइल। और थर्मो एसिडोफिलिक ऑप्टिमम कंडीशन pH की 4 से कम होती है और टेम्परेचर 55 से ज़्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर को भी ये सहन कर सकते हैं, 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। और जहाँ पर pH 4 से कम होता है उस तरह के इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया, इन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरी जो कैटेगरी है वो बैक्टीरिया की है, और बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरोकीट्स होते हैं, बिफिडोबैक्टीरियम होते हैं। ये 3 बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं और ये सभी हेट्रोफिलिक होते हैं। अब टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा। वो क्लासिफिकेशंस की कैटेगरी होगी, जैसे डॉग, कैट, मैमल, व्हील, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा।
डॉग, कैट, मैमल्स या और दूसरे तरह के एनिमल्स हैं, उनकी स्टडी के लिए हम डिफरेंट टैक्सा का यूज़ करते हैं। वो टैक्सा आपको अभी आगे पढ़ाएंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम क्या होता है, उसके बाद क्लास क्या होती है, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। इन सब का एक डिफरेंट टैक्सा होता है और उसी टैक्सा के अकॉर्डिंग इन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This branch of science is called taxonomy. जब हम किसी का कैरेक्टरिस्टिक करते हैं और उसको एक डिफरेंट टैक्सा में डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस टैक्सा में एकदम फिट आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसी के हिसाब से है, तो उस साइंस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के साथ एक और टर्म जुड़ता है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक बेसिकली क्या अंतर है मैं बताता हूँ आपको। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एक टैक्सोन या एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमीज टैक्सा में आ जाते हैं, तो जब इनकी हम रिलेशनशिप देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि ये एवोल्यूशनरी कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। यानी ऑर्गेनिज्म में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, इसको हम पता करते हैं सिस्टमैटिक्स के थ्रू। Concept of species and taxonomic hierarchy. Taxonomic category and taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and a commonly termed as taxon. प्रत्येक कैटेगरी एक टैक्सोन को डिनोट करती है, चाहे वो लोवेस्ट कैटेगरी हो या हाईएस्ट कैटेगरी हो। डिफरेंट कैटेगरी में आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। टैक्सोनोमिक स्टडीज of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division. प्लांट के केस में इसको डिवीजन बोलते हैं और एनिमल के केस में इसको फाइलम बोलते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, हर एक ये कैटेगरी एक टैक्सोन को डिनोट कर रही है। जैसे क्लास एक टैक्सोन है, ऑर्डर एक टैक्सोन है, फैमिली एक टैक्सोन है, जीनस एक टैक्सोन है। इसका प्लूरल टैक्सा कहलाता है। हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। The basic requirement is the knowledge of characters of all individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as other kind of organism. अब उसके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के हिसाब से ही हम उसकी डिसाइड करते हैं, शुरू नीचे से ऊपर तक स्पीसीज क्या होगी, जीनस क्या होगी, फिर ऑर्डर क्या होगी, फैमिली क्या होगी, क्लास क्या होगी, फाइलम क्या होगी। तो सबसे छोटी कैटेगरी होती है वो स्पीसीज है, बेसिक कैटेगरी स्पीसीज है। स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे टैक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है वो कहलाती है स्पीसीज। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबिरोसम, पैंथेरा लियो। मैंगीफेरा इंडिका एक मैंगो, इसे मैंगो बोलते हैं हम भाषा में, MANGO, मैंगो, ठीक है। इसमें इंडिका जो है वो स्पीसीज को डिनोट करती है। सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो है, इसमें ट्यूबिरम्स जो है वो स्पीसीज को डिनोट करती है। पैंथेरा लियो स्पीसीज को डिनोट करता है। जीनस क्या होता है, सेम स्पीसीज या जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलेटेड स्पीसीज जरूर होती हैं लेकिन सेम स्पीसीज नहीं होती, बट उनके कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं, उनको हम रखते हैं जीनस में। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। We can say that genera are aggregates of closely related species. Genera is the closely related species. जैसे पोटैटो, सोलेनम ट्यूबिरोसम बोलते हैं इसको, इसका बोटेनिकल नेम ब्रिंजल, इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम मेलोंजेला है। इसमें देख रहे हैं आप आलू और बैंगन में सोलेनम जो जीनस है वो दोनों में सेम है, लेकिन इसकी स्पीसीज अलग अलग है। अच्छा, इनकी बात करते हैं। लाइन, लियोपार्ड, टाइगर। लाइन जानते हैं आप लोग शेर होता है,
और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा लियो। लियोपार्ड जिसे कहते हैं हम तेंदुआ, जिसे आम भाषा में हम तेंदुआ बोलते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा पार्डस। टाइगर, चीता सब लोग जानते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। आप देख रहे हैं इनकी जो स्पीसीज है वो तो अलग अलग है लेकिन जीनस सबका सेम है, ठीक है। तो स्पीसीज अलग अलग है, थोड़ा बहुत कैरेक्टर अलग अलग होंगे लेकिन जीनस सेम होने की वजह से कुछ कैरेक्टर इनके मैच करेंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarities as compared to genus and species। जीनस और स्पीसीज की कंपैरिजन में इनमें सिमिलरिटीज कम होती है लेकिन कुछ सिमिलरिटीज होती है जिनको एक ही फैमिली में रखा गया है। जैसे फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड प्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो फैमिली का डिसीजन करते हैं कि फैमिली किस फैमिली में आएगी वो मेन रूप से रिप्रोडक्शन के हिसाब से करते हैं। पेट्यूनिया, गार्डन पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। ये फैमिली सोलेनेसी जिसमें पेट्यूनिया आता है, धतूरा आता है और इसमें आलू भी आता है, जैसे सोलेनम ट्यूबुरेसम हम बोलते हैं, वो भी सोलेनेसी का पार्ट है। अब जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लियोपार्ड, शेर, चीता, तेंदुआ, पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस यानी कैटस, कैट्स इन द फैमिली फेलिडी। डॉग्स बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडी। जो बिल्ली की फैमिली होती है वो फेलिडी होती है और जो कुत्ते की फैमिली जो होती है वो होती है कैनिडी, ठीक है। लेकिन बिल्ली और कुत्ते में देखें तो इन दोनों की फैमिली अलग अलग है। एक बिलोंग कर रहा है कैनिडी से और एक बिलोंग कर रहा है फेलिडी से। अभी आगे चल के जब ऑर्डर में हम पढ़ेंगे तो ये दोनों ही फैमिली एक ऑर्डर में आ जाएंगी। जब हायर लेवल पढ़ेंगे, जैसे ऑर्डर है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो उनके बड़े बड़े या एग्रीगेट कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर उनको सेम ऑर्डर में रखते हैं। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द assemblage of families which exhibit a few similar character। कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं इसलिए डिफरेंट फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे एक ऑर्डर कार्निवोरा को लेते हैं, उसमें फेलिडी जो कैट की फैमिली थी और कैनिडी जो कुत्ते की फैमिली थी वो सेम ऑर्डर में रखा गया है, इसका नाम है कार्निवोरा। ओके, अब पढ़ते हैं क्लास। क्लास एक और हायर कैटेगरी है, ऑर्डर से हायर कैटेगरी। इसमें भी कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज ढूंढने में डिफिकल्टीज होगी लेकिन कुछ कैरेक्टर्स सेम होने की वजह से उनको सेम क्लास में रखा गया है लेकिन उनके ऑर्डर अलग अलग होते हैं। जैसे दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। जो क्लास मैमेलिया है उसमें प्राइमेटा भी है, प्राइमेटा है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। along with order carnivora that includes animal like tiger, cat and dog। इसके साथ इनको टाइगर, कैट और डॉग को भी मैमल्स में रखा गया है। मैमेलिया में दोनों चीज़ों को रखा गया है। उसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन भी हैं और टाइगर, कैट और डॉग भी है। ये सब मैमल्स हैं, एक बहुत बड़ी कैटेगरी। अब आता है फाइलम। प्लांट के केस में इसको हम डिवीजन बोलते हैं, एनिमल के केस में इसको फाइलम बोलते हैं। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। Chordata नाम रखा गया है किस वजह से? जितने भी कॉर्डेटा होते हैं सब में नोटोकार्ड होती है और नोटोकार्ड के अंदर उसमें एक न्यूरल सिस्टम होता है। नोटोकार्ड होती है एक, नोटोकार्ड के अंदर एक न्यूरल सिस्टम होता है। इन सब ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब क्लास के ऊपर जो हम पढ़ते हैं वो एनिमल के केस में उसे फाइलम बोला जाता है और प्लांट के केस में उसको डिवीजन बोला जाता है। ये देखिए, अब आता है किंगडम। किंगडम और बड़ी हायर कैटेगरी होती है जो है प्लांट और एनिमल को अलग अलग करने के लिए और दूसरी कैटेगरी को बांटने के लिए। जैसे होल जो है
ऑर्गेनिज्म सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट आते हैं और एनिमल किंगडम में एनिमल आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये एक टैक्सोनोमिक हायरार्ची है, आपको सही दिख रहा है। ये सबसे नीचे इसमें स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद जीनस है, जीनस के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है। मैंने बताया था एनिमल के केस में फाइलम और प्लांट के केस में डिवीजन, और सबसे टॉप में इसके किंगडम है। एक चीज़ और बता दें आपको, हाँ, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, कैरेक्टर की सिमिलरिटीज नीचे से ऊपर की ओर घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि इस किंगडम में कम से कम कैरेक्टर मैच करेंगे, और अगर स्पीसीज की, डिफरेंट स्पीसीज की बात करें तो सेम स्पीसीज अगर रहेगी किसी एनिमल की तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे। जैसे ह्यूमन की स्पीसीज और जीनस में बताता हूँ आपको, होमो सैपियंस, तो सैपियंस चाहे इंडिया में रहता हो चाहे वो आपका चाइना में रहता हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है। अब जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाएगी। यही दो पॉइंट इसमें लिखे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था। डिक्रीजिंग, जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं हम लोग, वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज टू इंक्रीज। इस बेस्ड पे आधारित एक क्वेश्चन भी है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रत्येक एनिमल को या प्लांट को एक इस बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम से बुलाने के लिए एक टर्म दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें दो नाम शामिल होते हैं। पहला नाम जो होता है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम जो होता है स्पीसीज का नाम होता है। साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। ये देखिए, मैंगो, जैसे मैंगो की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज रिप्रेजेंट द स्पीसीज, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। अब इसने कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए, यूनिवर्सल रूल के हिसाब से वो सब लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं के हिसाब से एनिमल या प्लांट का नाम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो इन्होंने रूल बताया कि भैया जो बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम रखे जाएंगे हमारी भाषा में रखे जाएंगे, यानी कि लैटिन भाषा में, या लैटिन भाषा में नहीं है तो लैटिन से डिराइव्ड वो नाम होंगे। पहला रूल इन्होंने ये दिया। दूसरा रूल ये दिया इन्होंने कि जो पहला वर्ड होगा वो एनिमल के जीनस को बताएगा, और दूसरा जो वर्ड होगा, शब्द होगा, वो स्पीसीज को बताएगा। तीसरा नियम इन्होंने ये बताया कि अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो दोनों इटैलिक्स में होंगे। ठीक है, जैसे ये इटैलिक्स में लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, तीसरा नाम इन्होंने क्या दिया कि जो पहला जीनस का नाम होगा वो कैपिटल में होगा, और जो स्पीसीज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। अब मैंगीफेरा इंडिका आप देख रहे हैं LILL लिखा हुआ है, तो मैंगीफेरा हो गया जीनस, इंडिका हो गया स्पीसीज, और लिन हो गया कैरोलस लिनियस ने इसका नाम दिया था, इसलिए लिन फॉर लिनियस। अब अगर स्पीसीज के आगे कुछ लगा हुआ है, कुछ नाम इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो वो सब स्पीसीज का होगा, और सब स्पीसीज भी स्मॉल लेटर में होगा और इटैलिक्स होगा। ठीक है, अब इस मान लीजिए तीन नाम शामिल हो गए, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से किसने दिया था? इनका नाम आता है, साइंटिस्ट का नाम हक्सले एंड कॉलेजियस। हक्सले और उनके साथियों ने दिया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। द टेक्निकल नेम रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज द वंस गिवन बाय लिनियस इज स्पीसीज प्लांटेरम 1753 एंड थर्ड एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे। उन्होंने दो पब्लिशन कराए लिनियस ने, एक तो स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे। कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे किसने पब्लिश्ड किया या किसने लिखा, तो नाम आता है कैरोलस लिनियस का। अब अगर
ऐसा हो जाए, इफ बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स आर सेम दीज आर कॉल्ड टाटोनिम्स। इनको बोलते हैं हम टाटोनिम्स। अगर स्पीसीज और जीनस सेम है तो उसे कहते हैं टाटोनिम्स। रूल्स वही होगा, जैसे कटला कटला सेम नेम है, कैपिटल है स्मॉल है, बट दोनों स्पीसीज और जीनस सेम है, प्रोसेस को हम बोलते हैं टाटोनिम्स। जब जीनस और स्पीसीज सेम हो तो उसे बोलते हैं टाटोनिम्स। एग्जाम्पल कटला फिश है आम भाषा में। एक नया टर्म आया, न्यू सिस्टमैटिक्स आर गिवन बाय जूलियन हक्सले। न्यू सिस्टमैटिक्स नाम दिया था जूलियन हक्सले ने। इन ए न्यू ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स इट इज यूज्ड टू नो इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटर रिलेशनशिप जानने के लिए कि आपस में क्या संबंध है, नई टर्म दिया गया न्यू सिस्टमैटिक्स। जीनस विद सिंगल स्पीसीज इज नोन एज मोनोटाइप, वेयर एज जीनस विद हैविंग मोर देन वन स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलीटिपिक। जब जीनस ऐसा हो जिसकी केवल एक स्पीसीज हो उसे कहते हैं मोनोटिपिक। ऐसा जीनस जिसकी एक से कई स्पीसीज हो उसे कहते हैं पॉलीटिपिक। जैसे हमने टाइगर के केस में देखा था, टाइगर, लियोपार्ड, लायन, इन तीनों की जीनस तो सेम थी लेकिन स्पीसीज अलग अलग थी। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा लियोपार्ड। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया दोबारा से। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिया है वो कौन सा होगा? मैंगीफेरा इंडिका लिम। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ऐसा रूल्स जो ICBN के अगेंस्ट हो वो कौन सा होगा? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, every species should have a generic name and a specific epithet, scientific names are in Latin and should be italicized, generic and specific names should be written starting with small letters। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स हमने बताया था, जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और जो स्पीसीज नेम होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसिज्ड। साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन में होता है और इटैलिसिज्ड होता है। एवरी स्पीसीज शुड बी हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक इपिथेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ICBN के अगेंस्ट है जो, यानी कि जो गलत है, गलत यही है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ये गलत है इसलिए ये सही है। ये ICBN के अगेंस्ट है इसलिए ये आंसर सही है। अब टूल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे म्यूजियम, जूस, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। आपने सबके बारे में पढ़ा होगा, ये केवल ऐसे टूल्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्लासीफाई करते हैं, वो कैरेक्टराइजेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है। उसी हिसाब से हम फाइलम से लेके स्पीसीज तक एनिमल्स की डिसाइड करते हैं। पहला है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? अगर म्यूजियम स्टडी के लिए होता है और उसमें प्लांट और एनिमल दोनों को रिजर्व किया जाता है। अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट की हम पिनिंग करते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल्स है तो एनिमल्स को क्या करते हैं कि उसके जो ऑर्गेनल्स है सब निकाल दिए जाते हैं और उसको स्टफ्ड किया जाता है, यानी कि उसके सब ऑर्गन निकालने के बाद उसमें भूसा या कॉटन भर दिया जाता है और उसकी जो लेदर है उसको सिल दिया जाता है और वापस म्यूजियम में रख दिया जाता है। स्टडी के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है। अगर कोई शॉर्ट एनिमल है, छोटा एनिमल है, तो उसको हम जार में प्रिजर्व करते हैं, जार में एथेनॉल रख के उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। अगर कोई एनिमल स्पेसिमेंस है, इंसेक्ट है, तो उसकी हम जार में एक प्लेट में पिनिंग करते हैं, फिर उसको रखते हैं। अगर कोई बड़ा एनिमल है या कोई बर्ड है तो उसको हमें पहले स्टफ्ड करना होगा, यानी कि उसके सारे ऑर्गेनिक डालने होंगे, फिर उसमें भूसा या कॉटन भर के फिर जो लेदर हमने खोली है उसको सिलना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको म्यूज़ियम में रखेंगे। उसके बाद म्यूज़ियम में कुछ एनिमल्स के स्केलेटन भी रखे जाते हैं और फिर जो हेल्प करता है
वो है जू। जू आप सब लोगों ने देखा होगा, बच्चों को जू बहुत पसंद रहता है, वो वहाँ जाते हैं, खेलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जू में जो एनिमल रखे गए हैं उनको हम नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो नेचुरली रहे वहाँ पे और हमें स्टडी करने का मौका मिल सके कि वो नेचुरली उनके नेचर क्या है, उनका हैबिट्स क्या है, उनके खाने में उन्हें क्या पसंद है, ये सब चीज़ें जूस में देखते हैं। फिर आता है हर्बेरिया। हर्बेरियम फाइल आप लोगों ने शायद बनाई हो या ना बनाई हो तो बता देता हूँ मैं। एक फाइल रहती है और फाइल में हम प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी की पत्ती ली तो पत्ती के बारे में हम चिपका देते हैं एक A4 साइज फाइल में, हर्बेरियम फाइल जिसे बोलते हैं, और फिर उसके फाइलम, क्लास, डिवीज़न ये सब लिखते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, जो स्पेसिमेन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये सब लिख के उसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं। और हर्बेरियम में क्या रहता है, उसका इंग्लिश नेम रहता है और बोटेनिकल नेम रहता है। हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा। हर्बेसिया आल्सो सर्व ए क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनोमिक स्टडीज। टैक्सोनोमिक स्टडीज में हर्बेरिया एक बहुत ही तुरंत आंसर देने वाला एक टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया इंक्लूड, जो इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया में हैं वो बता दें आपको। नेशनल जूलॉजिकल पार्क मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है एक पार्क। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क छठबीर, पंजाब, पंजाब छठबीर में है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। कानपुर जूलॉजिकल पार्क, जो लोग कानपुर में हैं उनको बता दें, कानपुर जूलॉजिकल पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में है। प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ यूपी में है। जूलॉजिकल गार्डन बीकानेर राजस्थान में है। इनको भी आप याद किए रहिए। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन में पढ़ते हैं, दीज स्पेशलाइज गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट रेफरेंस के तौर पे बोटेनिकल गार्डन में हम जगह जगह संरक्षित करते हैं, उनके गार्डन बनाते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं। Plant species in these gardens are known for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। जहाँ भी ये प्लांट लगे रहते हैं उसमें लोकल नाम, बोटेनिकल नाम और उसकी फैमिली का नाम हम नोट कर देते हैं। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर इन क्यू इंग्लैंड। क्यू इंग्लैंड में फेमस बोटेनिकल गार्डन है जो सबसे बड़ा है और इंग्लैंड यूरोप में पड़ता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो NBRI है, NBRI वो लखनऊ में है और ये हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। की व्हाट इज की? की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। की में क्या करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करते हैं और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कपलेट कहलाते हैं। इसमें 2 अपोजिट ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए किसी कैरेक्टर स्टडी करनी है तो कैरेक्टर में हम लिख देते हैं कि ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो यस और प्रेजेंट नहीं है तो नो। कंट्रास्टिंग स्टडी करते हैं इसकी। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जब कोई स्टेटमेंट पे टिक कर देते हैं तो वो कहलाती है लीड। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है, एनालिटिकल होता है। एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ वर्टिब्रेट्स लेते हैं, बैट, कैट, फ्रॉग और स्नेक, और इनके डिफरेंट कैरेक्टर अगर स्टडी करते हैं तो बैट और कैट में देखिए प्रेजेंस ऑफ ईयर, विंग्स, मेमोरी ग्लैंड्स। कैट में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हेयर, टेल, मेमोरी ग्लैंड्स एंड पिन्ना। फ्रॉग में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्केल, फिन्स एंड पिन्ना। स्नेक में लिम्ब एब्सेंट थे और फ्रॉग में लिम्ब एब्सेंट थे। ये एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक अध्ययन कर लिया हमने, इसको हम बोलेंगे एक लीड, एक लीड। अब दूसरा जो है बैट, बैट में हमने देखा विंग्स प्रेजेंट और कैट में विंग्स एब्सेंट थे, तो ये एक लीड हुई। ठीक है, कि इस तरह से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी हम नेचुरल हैबिटेट्स में करते हैं, उसे बोलते हैं हम की, KEY।
ये भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही यूज़फुल है कैरेक्टराइजेशन और फाइनली उसको टेक्सोनोमिक स्टडी में। ये कुछ टर्म हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जैसे व्हाट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में हम कुछ प्लांट्स को उगाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में और फिर उसकी स्टडी करते हैं, वो कहलाता है फ्लोरा। व्हाट इज मैनुअल्स? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। अगर किसी एरिया में कोई प्लांट्स है तो मैनुअल्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली उसकी स्पीसीज क्या है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। व्हाट इज मोनोग्राफ? मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ में क्या होता है कि एक टैक्सोन, जैसे मान लीजिए फैमिली को लेते हैं तो फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से मिलेगी? मोनोग्राफ से मिलेगी। अब है कैटलॉग। कैटलॉग आपने देखा होगा। इस क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में कैटलॉग क्या होता है? इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर टैक्सोनोमिक स्टडीज एंड फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सोनोमिक स्टडीज के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं स्पीसीज को और उनके कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं। यह है कैटलॉग। हैव ए नाइस डे। ये था हमारा आज का चैप्टर 1। अगले चैप्टर में जब हम मिलेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर बेस्ड पे आधारित होंगे। बीच बीच में हमने क्वेश्चन भी लिए हैं, वो केवल इसलिए कि जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो क्वेश्चन रिलीवेंट है और उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जब हम मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आज का लेक्चर जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए, या जो बच्चे क्लास 11th में हैं, 12th में हैं और मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, दूसरी फील्ड जैसे फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, कोई फार्मासिस्ट बनना चाहता है, इस तरह की फील्ड में जाना चाहता है, तो वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकता है और बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू।